डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन के बहुत फाइन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एक कंफ्यूजिंग बट पॉपुलर कॉन्सेप्ट ड्रैगोज रूल, हाउ डज दैट कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ड्रैगोज रूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एडवांस लेवल तक बूस्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं sp2 sp3 या sp3d2 में बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, वेयर एज देयर आर सम हाइब्रिडाइजेशंस लाइक sp3d या sp3d3 जिसमें कि बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट होते हैं। कुछ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं, कुछ 90 डिग्री नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मोर ओवर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है और उसको हम ड्रैगोज जनरलाइजेशन से रिलेट करते हैं, जो कि डेफिनेटली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट हाउ इज दैट रिलेटेड टू द बेसिक डेफिनेशन, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने हाइब्रिडाइजेशन की हमें क्या डेफिनेशन बता रखी है और उसमें क्या फाइन कॉन्सेप्ट जनरली हम मिस कर देते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, सेंट्रल एटम, जिस एटम पर आके सराउंडिंग एटम्स बॉन्ड बनाने वाले हैं। जस्ट बिफोर ओवरलैप सिमिलर एनर्जी वाले, इसमें जो बहुत क्रिटिकल वर्ड है वो है सिमिलर एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो एटम के हैं वो आपस में मिक्स होते हैं। सो एक एटम जो कि बाकी दूसरे एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स साथ बॉन्ड बनाने वाला है, उसके ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं जस्ट बिफोर दे ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ सम इनकमिंग एटम्स। ये जो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो ऑर्बिटल्स जो मिक्स हो रहे हैं दे मस्ट बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। एंड इसके बाद में, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप के होते हैं और ये ऑर्बिटल्स स्पेस में अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि वो स्पेस में ऐसे अपने आप को अरेंज करेंगे कि मिनिमम रिपल्शन रहे, और मिनिमम रिपल्शन रहे उस हिसाब से उनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योमेट्री आ जाती है हर हाइब्रिडाइजेशन में। चलिए देखते हैं एक एक करके सिंपल हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होता है एक p ऑर्बिटल। ध्यान रखिए ये दोनों एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं जो कि रेडी हो रहे हैं ओवरलैपिंग करने के लिए किसी और एटम के ऑर्बिटल्स के साथ में। तो अब हमारे पास में एक s और एक p जब मिक्स होंगे तो हमें दो sp, एक sp और एक और sp जो कि एक जैसे शेप के हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल माइंड यू एक ही एटम के हैं तो इनका न्यूक्लियस कॉमन है। सो दीज टू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। रैबिट ईयर क्यों? बिकॉज ये कुछ खरगोश के कान जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप देखोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो लगभग कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो ये जो रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स हैं इनका न्यूक्लियस कॉमन है और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। VSEPR थियोरी ने हमको बहुत क्लियर बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं। इनफैक्ट अगर VSEPR थियोरी को आप भूल भी जाओ फॉर द टाइम बीइंग तो एक जनरल कॉमन सेंस बोलता है कि सेम चार्ज लाइक चार्जेस दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, सो इलेक्ट्रॉन्स इन वॉट एवर फॉर्म दे आर दे विल रिपेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स अभी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनका रिपल्शन मिनिमम हो। तो आप सोचिए दो ऑर्बिटल्स, सपोज करो दीज आर टू ऑर्बिटल्स, दो हमारे पास sp ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों का न्यूक्लियस कॉमन है, एक न्यूक्लियस पे जुड़े हुए हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो रिपल्शन मिनिमम करने के लिए यहाँ से दूर जाएंगे, मैक्सिमम दूरी जो जा सकते हैं वो 180 डिग्री है, अगर ऊपर और चलेगा तो फिर एंगल कम हो गया। सो मैक्सिमम डिस्टेंस कब रहेगा? जब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री रहेगा। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन हमको लीनियर शेप देती है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपना न्यूक्लियस कॉमन जब शेयर करेंगे तो फाइनली हमको 180 डिग्री पर जाते हुए ये दिखाई देने वाले हैं, राइट। सो 180 डिग्री पे हमें ये जाते हुए दिखेंगे और इस वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन हमको लीनियर शेप देती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स कुड बी अप्लाइड फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल आपस में मिले, हमको तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, तीन रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स मिले और ये तीनों ऑर्बिटल्स दे शेयर अ कॉमन न्यूक्लियस। अब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये स्पेस है जिसमें कि ये कॉमन न्यूक्लियस है। इस कॉमन न्यूक्लियस पर इन तीन ऑर्बिटल्स को अरेंज होना है, तीन एटम्स को अटैच होना है ताकि इनमें रिपल्शन मिनिमम हो। तो एक ही तरीका है स्पेस में अरेंज होने का कि ये तीनों ऑर्बिटल, जैसे ये दो ऑर्बिटल और एक और ऑर्बिटल आप इमेजिन कर लीजिए, ऐसे एक और ऑर्बिटल होगा। सो दीज थ्री ऑर्बिटल्स विल बी एट मिनिमम रिपल्शन एंगल जब वो 120 डिग्री पे होंगे। इसीलिए sp2 की जो शेप आ रही है वो 120 डिग्री एंगल वाली आ रही है या ट्रायगोनल प्लानर शेप आ रही है।
सिमिलरली आप sp3 में सोच सकते हैं कि sp3 में 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल आपस में अगर हम 2 डायमेंशन में सोचे तो 90 डिग्री पे रहना चाहिए, पर हम एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में है, तो ये मॉलिक्यूल्स भी 3 डायमेंशन का पूरा बेनिफिट उठाते हुए एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे, और वो मैक्सिमम दूरी वाला जो एंगल आता है जो सभी को याद होना चाहिए, दैट्स 109 डिग्री 28 मिनट्स, या जिसको हम 109.5 डिग्री एंगल कह देते हैं। सो फार सो गुड, यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स रिपल्शन के थ्रू हमें मिलते चले जा रहे हैं और हमें एक जैसे सारे बॉन्ड एंगल्स मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इनको अपना रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज करना है, और सभी के सभी ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं, तो ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप फर्दर बढ़ेंगे, sp3d की तरफ जाएंगे, विल फाइंड कि अलग अलग बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं। यहाँ तक के डिस्कशन से आपको ये समझ में आया होगा कि सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एग्जैक्टली एक जैसे हैं, जो कि एनसीईआरटी की लाइन पे मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक जैसे होंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप के होंगे, और फिर उनमें मिनिमम रिपल्शन करने के लिए इनकी ज्योमेट्री बनकर के आती है। तो अगर sp3d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक s का 3 p के और एक d का ऑर्बिटल जब मिलेगा, तो हमें टोटल 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये आपको पता होगा। तो 5 ऑर्बिटल्स जब अरेंज होंगे स्पेस में, तो ये बॉन्ड एंगल्स पांचों के बीच में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अनइक्वल एंगल आ क्यों रहा है, वो समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी से हमारा मतलब क्या है, लेट अस सी। जैसे कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन बात कर रहे हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आप एनर्जी लेवल देखेंगे यहाँ पर, तो एनर्जी लेवल में एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में। मान लीजिए ये sp हाइब्रिड कर रहे हैं, एक s और एक p मिल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो ये s और ये p मिले, 2 p अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। अब ये जो 2 नए sp ऑर्बिटल्स बने हैं, इनकी एनर्जी रीअरेंज हुई है, s ने अपनी एनर्जी को बढ़ाया है, p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी थोड़ी कम करेगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमारे पास 2 नए ऑर्बिटल आ गए जो कि थोड़े से लोअर इन एनर्जी है p के कंपैरिजन में, और उनके अंदर s कैरेक्टर भी आ गया है, जिससे कि मोर स्टेबल मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हमें मिल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्बिटल्स के अंदर s कैरेक्टर आता है, s कैरेक्टर आने से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके अंदर दे विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जितने क्लोज न्यूक्लियस के रहेंगे उतना स्टेबलाइजेशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, सो नेगेटिव पॉजिटिव नज़दीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, या नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से दूर ले जाने में आपको एनर्जी अब्जॉर्ब करानी पड़ती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s ने अपनी एनर्जी थोड़ी बढ़ाई, p ने अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम करी। आगे अगर हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और हमें 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। सिमिलरली sp3 में भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये 3 p और एक s मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। इन सब हाइब्रिडाइजेशन में आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल का नुकसान हो रहा है ओवरऑल, कि s अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। हाउएवर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द मॉलिक्यूल, ओवरऑल स्टेबलाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल इतनी कुर्बानी दे सकता है। पर अगर हम sp3d की बात करें तो sp3d के अंदर आप देखेंगे कि sp3d में अगर हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो s को d के साथ भी मिक्स होना पड़ेगा। s और d में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इस एनर्जी गैप के लिए s तैयार नहीं है। डेफिनेशन बहुत क्लियरली बोल रही थी, एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लिखा है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस नहीं है, लार्ज डिफरेंस है। तो s मना कर देता है d ऑर्बिटल को कि हम तुम्हारे साथ मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम मिक्स होंगे तो हमारी एनर्जी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाउएवर s p को जरूर ऑफर देता है कि चलिए sp2 हाइब्रिडेशन हम कर लेते हैं, या sp3 भी कर सकते हैं इफ़ यू विश सो, बट जो d ऑर्बिटल है उसको भी बेनिफिट देने के लिए मिक्सिंग का, उसको भी बेनिफिट ऑफ मिक्सिंग देने के लिए p और d आपस में मिक्स हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, d बेचारा प्योर अपना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाएगा तो वो एनर्जी स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। सो ओवरऑल किस तरीके से ऑर्बिटल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पर वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि सब लोग चाहते हैं s ऑर्बिटल के साथ मिक्स होना, d भी चाह रहा था इसके साथ आना, p भी चाह रहा था इसके साथ आना। ये s ऑर्बिटल की एनर्जी को बहुत ज़्यादा एवरेज एनर्जी बढ़ानी पड़ जाती है इस ऑर्बिटल को, तो वो एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं रहा s ऑर्बिटल के लिए। तो s गोज अहेड एंड मिक्सेस विद ओनली p ऑर्बिटल्स। तीनों p से भी मिक्स हो सकता था, लेकिन वो 2 ही p चूज कर रहा है, बिकॉज अगेन d हैड टू बी मिक्स्ड विथ a more stable orbital, a more penetrated orbital into the nucleus। आप समझिए पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर होता है जो आपने पीरियड टेबल में पढ़ा होगा, s ऑर्बिटल फिर p ऑर्बिटल फिर d और f, कि s ऑर्बिटल्स आर मोर पेनिट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस, फिर p फिर d और फिर f। इसको एंकरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जनरली ये टॉपिक हम पीरियड टेबल में पढ़ाते हैं बच्चों को। सो d स्टेबिलिटी पाएगा बाय मिक्सिंग विथ p
एस स्टेबिलिटी पाएगा, एस तो खैर नहीं पा रहा है, दो पी जो है वो इसके साथ मिक्स होकर स्टेबलाइज होंगे। तो ओवरऑल इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नहीं देने वाली है, इसको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3d hybridization is non-equivalent hybridization due to energy considerations. Due to energy consideration, S chooses to mix with only two p orbitals and the third p mixes with a d. So there are two separate set of orbitals which participate in hybridization. One of the sets is s and 2p and the other set is of p and d. अब इसमें बात आती है कि कौन सा d ऑर्बिटल लिया गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बिकॉज d में वी हैड चॉइसेस। d में हम ले सकते थे dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy yz zx। इन पांचों d में से dz स्क्वायर को चूज किया जाता है अगर हमें ऑप्शंस अवेलेबल है तो। रीजन नंबर 1 कि dxy yz zx दे आर नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दीज टू आर एक्सियल d ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल से हमारा मतलब है दे लाई ओवर ऑर्बिटल्स, जैसे कि ये dz स्क्वायर हुआ, या अगर हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखेंगे तो ये x एक्सिस और y एक्सिस पे होते हैं। ऑन द अदर हैंड xy yz zx जो है ये नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव बेटर प्रोबेबिलिटी, बेटर अलाइनमेंट टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, कि अगर फर्दर कभी बॉन्ड्स बनाने पड़े तो पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। dz स्क्वायर पाई बॉन्ड कभी बना ही नहीं पाएगा। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो ओरिएंटेशन है एक्सिस के अलॉन्ग, इट्स मोर suited फॉर अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। हाउएवर इट मे पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बट मोर suitable आर dxy yz zx। तो हम उन ती को छोड़ देते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इफ यू कैन रिमेंबर, hybrid orbitals can hold only a lone pair of electrons or can participate in sigma bond formation. Hybrid orbitals they do not form pi bonds. क्यों नहीं बना पाते पाई बॉन्ड, जरा सोचिए। Why can't these hybrid orbitals they form a pi bond? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए होना चाहिए साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप, 2 पॉइंट ओवरलैप होना चाहिए, लैटरल ओवरलैप होना चाहिए। आप सोचिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में ज़्यादा है, तो ओवरलैपिंग यहाँ अच्छी हो जाएगी, ये वाला ओवरलैप बहुत पुअर होगा। जब साइडवेज ओवरलैप करने के लिए ये बने ही नहीं है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो पाई बॉन्ड तो क्या ही बनाएंगे। ये हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या फिर अपने पास एक लोन पेयर को रख सकते हैं। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन होल्ड ओनली लोन पेयर्स और कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। देयर इज एन एक्सेप्शन, जैसे बेंजाइन की अगर हम बात करें, बेंजाइन में आपको बताऊं, किसी और वीडियो में आपको बेंजाइन का स्ट्रक्चर और अच्छे से हम समझाएंगे। जैसे बेंजीन विद बॉन्ड विद अनदर बॉन्ड आउटसाइड, ये एक इंटरमीडिएट होता है, इट्स हाईली अनस्टेबल। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड, जो बाहर वाला पाई बॉन्ड दिखा रखा है, हालांकि अंदर और बाहर से पता नहीं लगता कौन अंदर है कौन बाहर है, पर एक और जो तीसरा पाई बॉन्ड बना हुआ है बेंजाइन में, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बना हुआ है। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या लोन पेयर को अपने पास रखेंगे। सो फिर से आते हैं sp3d में, 5d में से हमें चूज करना है कौन सा d लिया जाए। dxy yz zx अगर हम लेंगे तो हम पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को खो देंगे। dz स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच आर एक्सियल ऑर्बिटल्स, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मोर सुइटेड है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिग्मा ही बनाना चाह रहे हैं। सो इन दोनों में से अब हमें चूज करना है z स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों में भी dz स्क्वायर इज मोर डायरेक्शनल, मोर सुइटेबल फॉर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में थोड़ी बहुत कैपेसिटी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत शेष रह जाती है। सो इस हिसाब से dz स्क्वायर को चूज किया गया। dz स्क्वायर भी अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो dz स्क्वायर के पास में अगर हम साइन देखें फेजेस के, तो यहाँ पर ये प्लस फेज है, ये जो रिंग होती है इसका फेज डिफरेंट है, और ये प्लस फेज है। दोनों लोब्स ऊपर नीचे जो आ रही है dz स्क्वायर की, दोनों सेम साइन के हैं। ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, dz स्क्वायर कैन नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड। सो dz स्क्वायर सिग्मा बनाने के लिए ही पैदा हुआ है, उसका जन्म सिग्मा बनाने के लिए हुआ है। तो सिग्मा फॉर्मिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इसकी चॉइस सबसे पहले आती है। सो d अगर हम लेंगे तो dz स्क्वायर लेंगे। अब dz स्क्वायर लिया तो अब d डिमांड कर रहा है कि मैं dz स्क्वायर हूँ, तो मेरे साथ मिक्सिंग करने वाला मेरी ही ओरिएंटेशन, मेरे ही अलाइनमेंट का होगा तो बेटर रहेगा। आपस में वो ऑर्बिटल्स बेटर इंटरैक्ट कर पाएंगे जिनकी ओरिएंटेशन एक जैसी हो। सो dz स्क्वायर के पास में 3p में से 1p की चॉइस है, बिकॉज 2p तो जाएंगे s के पास में। सो 3p में से dz स्क्वायर के साथ अलाइन जो होगा वो pz ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, sp2 और pd जो है हमारे पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली sp2, और sp2 जो है वो spx एंड py वाले हैं, और pd जो है वो है pz एंड dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स। सो sp3d में
दो अलग अलग सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इस वजह से बॉन्ड एंगल्स जो है वो सबके बीच में सेम नहीं आ पाते हैं। अब आप देखेंगे sp2 के बॉन्ड एंगल्स तो आपको पता है वो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में 120 डिग्री पे रहेंगे। और pd अगर आप देखोगे तो ये 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो आपको फाइनली भी 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो ये जो p और d के मिक्सिंग से 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री पे रहेंगे। और जो 3 ऑर्बिटल sp2 से मिले हैं वो हमें 120 डिग्री पे दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो इसके अंदर होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हम इसमें चेक करें sp3d में, तो sp3d में आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक प्लेन में होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स, और एक इस प्लेन के अबव, इस प्लेन के बिलो, है ना। ये होता है हमारा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। एंड दिस इज बिकॉज ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स आर बेसिकली sp2 और मोर प्रिसाइसली spx py। और ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, जिनको हम बोलेंगे एक्सिस पर जो है लाई कर रहे हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, दे आर बेसिकली pd, pz एंड dz स्क्वायर। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं 180 डिग्री पे, बिकॉज कोई भी 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनका न्यूक्लियस सेम है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए 180 डिग्री पे आएंगे ही आएंगे। 3 ऑर्बिटल अपना रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए 120 डिग्री पर आने ही आने वाले हैं। इस वजह से हमें TBP शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप मिला। इंटरेस्टिंगली इस TBP शेप को हम हेक्साहेड्रल शेप भी कहते हैं। देखिए हेक्साहेड्रल जो शेप है इसको आप समझिए ऑक्टाहेड्रन, टेट्राहेड्रन, हेक्साहेड्रल। ये हेड्रन का मतलब होता है फेस कितने हैं, कितने इनके फेस दिखाई देते हैं। टेट्राहेड्रन जब हम बोलते हैं, एक टेट्राहेड्रन को हम कंप्लीट करें जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में था हमारे पास में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसको कंपेयर अगर हम करेंगे तो यू विल नोटिस कि इसके पास में सॉलिड में 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रल अगर आप बनाएंगे तो इसके 4 फेस होंगे। एक फेस ये ट्रायंगल वाला इधर, एक फेस इधर, एक नीचे बेस वाला ट्रायंगल, और एक जो पीछे की तरफ ट्रायंगल बड़ा वाला, 4 फेस। टेट्राहेड्रन का मतलब है 4 फेस वाला सॉलिड फिगर। तो अगर हम TBP के अंदर चेक करें तो TBP के अंदर जो शेप आ रहा है, TBP के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल इधर कंप्लीट होगा, एक ट्रायंगल इधर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बैक साइड में कंप्लीट हो जाएगा। सो TBP के अंदर 3 ट्रायंगुलर फेस ऊपर और 3 ट्रायंगुलर फेस बिलो द प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के 3 ट्रायंगल ऊपर, 3 ट्रायंगल नीचे, 6 फेसेस हैं। हेक्साहेड्रल भी कह सकते हैं TBP ज्योमेट्री या TBP शेप को। हाउएवर यहाँ पर हमारे वीडियो का जो मेन मुद्दा था कि इनके बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट क्यों हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से s ऑर्बिटल ने मिक्सिंग नहीं करी विथ d ऑर्बिटल्स, इस वजह से नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हुए हैं। ओके, नाउ दिस टेक्स अस टू द क्वेश्चन कि अगर हम sp3d2 की तरफ चलें तो sp3d2 में तो आप देखेंगे कि सारे बॉन्ड एंगल्स इक्वल हैं। अगर sp3d में s ने मना कर दिया था d के साथ मिक्स होने में, तो sp3d2 में तो s मिक्स हो गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज सारे के सारे ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम बॉन्ड एंगल पर हैं। ऑक्टाहेड्रन के अंदर ऑल 6 ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। तो वहाँ कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन को? यस, sp3d के अंदर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है और sp3d2 में एक्चुअली इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है। नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दैट, और इसके एक्सप्लेनेशन में ही छुपा हुआ है ड्रैगोस रूल का राज। सो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हम देखते हैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स एनर्जी गैप का ही है। एनर्जी गैप कम होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, एनर्जी गैप ज़्यादा होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। प्लीज हैव ए लुक एट दीज सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एक s ऑर्बिटल है, ये p है और ये d है। इनमें गैप डेफिनेटली ज़्यादा है। जब हम बात कर रहे थे एक एटम जो हमारा ABX टाइप का एटम है, AB5 टाइप का एटम है, AB5 मतलब सेंट्रल एटम A जिस पर 5 एटम्स आकर जुड़ रहे हैं, तो उस केस में D और S के बीच में गैप जो है वो ज़्यादा है। S और D आपस में मिक्स होने से मना कर देते हैं। हाउएवर ये अगर हमारे पास XY6 टाइप का हो गया, जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें देखने को मिलता है। XY6 होने का मतलब क्या हुआ? इस XY6 का मतलब है एक एटम पर 6 और एटम आकर जुड़ रहे हैं। अगर 6 और एटम आकर जुड़ रहे हैं तो मोस्टली, मेजरली एंड इनफैक्ट ऑलवेज वो जो 6 एटम है दे हैव टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 3 से ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 3 से ऊपर कोवैलेंसी है और आपको उसमें एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, चलो मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी, 5 या 6 या 7 या 8 या 9 कोवैलेंसी या 10-12 से बहुत सारी कोवैलेंसी हो सकती है। हायर कोवैलेंसीज सिर्फ और सिर्फ
एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के थ्रू ही जनरेट हो सकती है। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स जो है हायर कोवैलेंसी तक कभी भी एक एटम को नहीं ले जा पाते। उसका भी रीज़न अभी हमें समझ में आएगा, ड्रैगो रूल का भी रीज़न हमें समझ में आएगा, और सारा का सारा रीज़न उस एक हाईलाइटेड लाइन पर आधारित है, स्लाइटली डिफरेंट गैप, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, राइट। तो जब 6 एटम आएंगे तो होगा क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे 6, और ये 6 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम का डेल्टा प्लस बढ़ा देंगे। जो 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर नहीं बढ़ा पा रहे थे, थोड़ा बढ़ाया होगा उन्होंने, पर 6 एटम के आने से 6 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जब आएंगे तो सेंट्रल एटम का डेल प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। सेंट्रल एटम पर डेल प्लस चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा तो उस वजह से ये ऑर्बिटल्स श्रिंक होंगे, इसको बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स श्रिंक होंगे मतलब कि नज़दीक आएंगे। एस ऑर्बिटल विल ऑफ कोर्स गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और उसी तरीके से डी और पी ये सब और क्लोजर टू द न्यूक्लियस आएंगे। इस वजह से एस और डी के बीच में गैप कम हो जाएगा। तो इस श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में एस बोलता है कि चलिए ठीक है, हमारे बीच में अब एनर्जी गैप कम हो गया है, अब हमें इतना बड़ा गैप भी नहीं रहा, आओ चलो मिक्स होकर हम हाइब्रिडाइजेशन करें, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो एक मोर स्टेबल मॉलिक्यूल मिलने वाला है। इसलिए sp3d2 में एक एटम के बढ़ने से, माइंड यू ये एक एटम कोई ऐसा वैसा एटम नहीं है, 6 कोवैलेंसी बनाने के लिए हमेशा आपको एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज इतने सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम पर डेल प्लस चार्ज लाना आवश्यक है। डेल प्लस चार्ज आएगा तभी उसके ऑर्बिटल्स सब लोग बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो जब 6 एटम आए तो इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज बढ़ गया, और डेल प्लस चार्ज बढ़ने से हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए एस ऑर्बिटल विथ दोस टू भी रेडी हो गया, और sp3d2 में वंस अगेन यू गेट टू सी इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो sp3d में थी नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए उसके अंदर अलग अलग बॉन्ड एंगल्स हमें देखने को मिले, और sp3d2 में आ गई इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए उसके अंदर हमें बॉन्ड एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल देखने को मिलते हैं। Now this takes us to a step ahead, sp3d3। sp3d3 में फिर से नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 में आप पाएंगे कि इसके अंदर भी, अगर आप लोगों को शेप याद हो, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। sp3d3 के अंदर भी होता यह है कि sp3d3 में आपके एक s, 2p और 2d आपस में मिक्स होते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज sp3d3 इज बेसिकली sp2d2 प्लस pd। फिर से वही कहानी, एस ऑर्बिटल ने बोला कि वी कैन मिक्स विथ 3p, वी कैन मिक्स विथ 2d ऑल्सो, एंड वी कैन गेट sp3d2, बट जो तीसरा d एक और आ रहा है जिससे हमारी एवरेज एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। सो एस ऑर्बिटल एनर्जेटिक कंसिडरेशन, ऐसा नहीं कि एस ऑर्बिटल बोल रहा है, हम आपको एनर्जी कंसिडरेशंस बता रहे हैं कि क्या होते हैं। तो एस ऑर्बिटल्स को अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ रही है हर हाइब्रिडाइजेशन में। तो चलिए, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गए, 5, 6, 7 या 6 या 7 आ गए, तो उसमें एस और ऑर्बिटल के, एस और डी के बीच का गैप कम हो चुका है, तो एस रेडी है कि चलो हम 2d के साथ मिक्स हो सकते हैं, थर्ड डी के साथ में डजंट मिक्स, और थर्ड डी के साथ जब मिक्स नहीं करेगा तो फिर वो डी अलग चले जाएगा, पर फिर से डी को किसी के साथ मिक्स करना पड़ेगा ताकि उस डी को भी थोड़ा लोअर ऑफ एनर्जी लाया जा सके, और उस डी को फिर हम एक पी दे देंगे। अगेन जो डी हमारे पास में है और जो पी हमारे पास में, वो जो सेट है वो है पी जेड डी जेड स्क्वायर। सो ये है हमारे पास पी जेड डी जेड स्क्वायर, और sp2d2 के अंदर हमारे पास बाकी 2d आ जाएंगे। अच्छा, अब ये कौन से d हैं? ऑफ कोर्स एक d तो हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज पहले भी कॉम्पिटिशन dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में था, तो dz स्क्वायर जो कि शुद्ध सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, तो sp3d में हमने वो वाला d लिया। sp3d2 के अंदर इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन थी, लेकिन जो d हमें चूज करने थे वो dz स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल आ गए। sp3d3 में अब हमारे पास में 3 d ऑर्बिटल लेने हैं, उसमें से एक d जो है वो dz स्क्वायर है, जो कि pz के साथ मिक्स होकर अपना एक अलग सेट बनाएगा। ठीक है, आपके पास में 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो अलग हाइब्रिडाइजेशन देंगे, जो कि ये pz dz स्क्वायर वाली हाइब्रिडाइजेशन, और 2d जो है वो p के साथ मिक्स होंगे। अब आप सोचिए, s के साथ 2p आए, एक p जा चुका है d के साथ में, जो गया है वो है pz, तो बाकी बचे हुए p जो है वो है px एंड py। सो px एंड py के साथ में मिक्स हो रहा है एक d जो कि फिक्स है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो अब एक और d है वो कौन सा हो सकता है, वो xy, yz, zx, 3 चॉइसेस आपके पास में है। उन 3 चॉइसेस में से dxy इज पिक्ड बिकॉज ऑफ सिमेट्री कंसिडरेशन, px है, py है, तो xy प्लेन के अंदर दे विल बी अरेंज्ड।
Similarly, dx square minus y square, it is again arranged in xy plane, along the xy plane. So xy plane के along जो एक और d ऑर्बिटल है वो है dxy ऑर्बिटल. So sp3d3 के अंदर sp2d2 है, p है यहाँ पर x, p है यहाँ y, दो d जो है वो एक है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक और है dxy, और जो p d ऑर्बिटल्स हैं वो है pz एंड dz स्क्वायर. इसको हम समराइज फॉर्म में देखते हैं. समराइज फॉर्म में हमको दिखेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट, ऐसे दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है. इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन जहां जहां भी होगी वहां बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे, नॉन इक्विवेलेंट जहां जहां भी होंगे वहां पर बॉन्ड एंगल अनइक्वल होंगे. आपके नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन का कारण क्या है? स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी गैप वाली जो लाइन हमने हाईलाइट कर रखी थी एनसीईआरटी में, वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी का. एस और डी में एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से डी ऑर्बिटल मिक्स होता है पी के साथ, वो अपना एक अलग सेट बनाते हैं और बाकी बचे पी जो है वो एस के साथ मिक्स होते हैं. सो इस हिसाब से हमारे पास में दिस इज द समरी. एस पी ऑर्बिटल्स की अगर हम हाइब्रिडेशन देखें तो एस पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है. वी रोट एक्स, आप वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो. फिर दो पी हमारे पास में है, हमने पी एक्स एंड पी वाई ले लिया. यू कुड हैव रिटर्न पी एक्स पी जेड और पी वाई पी जेड एनी सेट. यहाँ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि कौन से दो पी. सिमिलरली तीन पी में तो तीनों के तीनों का आना ही है. एस पी थ्री डी में पी तीन आएंगे ही आएंगे, पर जो डी आएगा वो डी जेड स्क्वायर आएगा, वो अपनी अलग हाइब्रिडेशन करेगा विथ पी जेड. फिर हमारे पास में ये इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन है. sp3d2 के केस में इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे होंगे, और ये है हमारे पास में d ऑर्बिटल्स जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर sp3d2 के अंदर. sp3d3 अगेन इज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, उसके जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है वो भी हमने यहाँ पर लिखे. चलिए, तो हमको अभी ये समझ में आ चुका है कि अगर हमारे पास में एनर्जी गैप कम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आने से एनर्जी गैप कम होता है, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स पास में आ सकते हैं. यही कॉन्सेप्ट हम ड्रैगोस रूल को समझने के लिए यूज करेंगे. देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दे रखा है इंटरेस्टिंग बॉन्ड एंगल्स कि अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल है 107.2 डिग्री, वहीं पीएच3 के अंदर 93.8 है, फिर एएसएच3 में 91.8 है, फिर 91.3 है. सिमिलरली H2O में आप देखोगे तो 104.5 है, बाकी सब ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास में. तो ये गैप या ये एनर्जी का या जो एंगल का जो डिफरेंस है, ये एंगल के डिफरेंस को, ये एंगल 90 डिग्री के आसपास जो आ रहे हैं, इसका हम सारा का सारा श्रेय ड्रैगोस आपको दे देते हैं और बोल देते हैं ड्रैगोस रूल. ड्रैगोस रूल ये बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम हमारे पास थर्ड या हायर पीरियड का है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड का अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है, जिस पर ऑफकोर्स लोन पेयर होना चाहिए, एक लोन पेयर कम से कम हो, देन वो हाइब्रिडाइज नहीं करते हैं जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन अटैचेस टू इट. हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए जो भी केस है वो हाइड्रोजन के लिए ही है. तो अगर आप ओवरऑल ड्रैगोस रूल के इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को ना देखकर आप ये ध्यान रखें कि ये आपका है ग्रुप नंबर, ये आपका जो है ये है ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं ये सारे के सारे, है ना. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ भी आ जाएगा आगे जा करके. सिमिलरली यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स है, ये ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है. तो ग्रुप 15, 16 के हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं, उसमें थर्ड एंड हायर पीरियड वाले जो एटम्स हैं, जब हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बॉन्ड एंगल फिर 90 डिग्री के आसपास में रहेंगे. ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास में ही क्यों है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ. देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग एग्जांपल ऑफ H2S. H2S में सल्फर को बॉन्ड बनाना है विद हाइड्रोजन. सल्फर ओरिजिनली 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ रखा है और हाइड्रोजन 2 है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा. सो इफेक्टिवली सल्फर के पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब 2 लोन पेयर और ऑफकोर्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे. अब ये बीबीटी में बता रखा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होनी चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन ने बता रखा है कि ओवरलैपिंग 2 अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स करें, उसके पहले सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करते हैं, और वो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की होती है. चलिए, सेंट्रल एटम है सल्फर, उसका ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग के पहले की प्रक्रिया चेक करते हैं. सो सल्फर का अगर हम वैलेंस शेल देखें, वैलेंस शेल ऑर्बिटल, तो वो है 3s2 3p4 3s यहाँ पर ये हो गए, और ये हमारे पास में 3p के ऑर्बिटल्स आ गए. यहाँ पर अगर ये हाइब्रिडाइज कर ले, क्योंकि स्टेरिक नंबर से अगर आप देखें तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जानी चाहिए, पर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं पाएगी. इसको आप एनर्जी कंसीडरेशन से समझिए.
मेरे एमओटी वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि sp मिक्सिंग कब होती है, जब एनर्जी गैप कम हो, एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम वालों में। उसमें हमने ग्राफ भी शो किया था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था वैसे वैसे 2s और 2p के बीच का गैप बढ़ रहा था। उसी तरीके से 3s 3p का गैप और ज़्यादा रहेगा, 4s 4p का गैप और ज़्यादा रहेगा। तो s और p ऑर्बिटल 3s 3p के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप लेके बैठे हुए हैं। अगर उनको हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो उनके ऊपर एनर्जी गैप कम करनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, एक हाई एनर्जी गैप वाले केस का एनर्जी कम कैसे किया गया था। sp3d2 वाला केस सोचिए, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ही आएंगे, डेल प्लस बढ़ेगा और डेल प्लस बढ़ने से श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगी, जिससे एनर्जी गैप कम हो जाएगा। तो अगर सल्फर या फॉर दैट मैटर कोई भी थर्ड पीरियड वाला हाइब्रिडाइज करना चाहता है तो एनर्जी गैप कम करवानी पड़ेगी। और कब होगा? जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ेगा। यही बात ड्रैगो साहब ने देख ली और अपना एक रूल बना दिया कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे तो वो इतना एनर्जी गैप कम ही नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी गैप अगर कम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। यही है ड्रैगोज रूल का बेसिक। तो चलिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाएगी तो फिर क्या होगा? ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है, हाइड्रोजन हमारे पास में 2 हैं, दोनों के पास में अपने अपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में ओवरलैपिंग हो जाएंगी। देखिए प्लीज स्क्रिप्ट ना करिएगा कि दोनों की स्पिन सेम है। ये स्पिन सेम है, ऑफ कोर्स दिख रहा है, पर ये अलग अलग ऑर्बिटल हैं। जब ये आपके आपस में ओवरलैप होंगे तो इनकी स्पिन अपने आप जो है होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, वो हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये हमारे पास हाइड्रोजन का इसके साथ ओवरलैप हो गया, ये इसके साथ ओवरलैप हो गया, और फाइनली इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाई। अब जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई तो सल्फर के प्योर पी ऑर्बिटल्स ने यहां पर आपस में बॉन्ड बनाए विद हाइड्रोजन। और प्योर पी ऑर्बिटल्स मतलब जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं हमेशा 90 डिग्री एंगल पर। तो सल्फर के जो 2 लोन पेयर हैं और 2 जो बॉन्ड बने हैं, तो एक लोन पेयर है प्योर एस ऑर्बिटल में, दूसरा है प्योर पी ऑर्बिटल में, और यहाँ जो बॉन्ड बना है वो सल्फर का पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के 1s के बीच में बना है। और सल्फर के जो पी ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री पे ही होते हैं, px हो, py हो, pz हो, इसलिए इनके बीच में आपके पास में 90 डिग्री एंगल है। चलिए, ये तो समझ में आया कि इसमें 90 डिग्री एंगल होगा। पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 93.8 या यहाँ 92 डिग्री है, या SEH2 में भी 90 से ज़्यादा, और यहाँ पर भी करीब करीब यहाँ 89.5 हो गया है। पर ये ऑलमोस्ट जो है 90 डिग्री जैसा ही एंगल है, पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। यहाँ लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हम बात करें, अमोनिया का केस, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3 और sp3 से उसने बोला कि बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, पर बॉन्ड एंगल हो गया 107.2, क्योंकि हम बोलेंगे कि अमोनिया के अंदर यहाँ पर एक लोन पेयर है जो कि रिपेल कर रहा है, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। BACPR थ्योरी, LP BP रिपल्शन इज ग्रेटर देन BP BP रिपल्शन, इस वजह से LP ने इसको कंप्रेस कर दिया। पर यहां पर क्यों नहीं लग रहा है ये कॉन्सेप्ट 93.8 डिग्री? बिकॉज हम हाइब्रिडाइजेशन या विदाउट हाइब्रिडाइजेशन जो भी बॉन्ड एंगल निकाल सकते थे ऑर्बिटल्स के थ्रू, वो निकाल लिया। इसका रीज़न ये है कि जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दे आर स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ? स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस से रिलेटेड। स्टीरियो केमिकली मतलब स्पेस में इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन ऑर्बिटल्स का, इन लोन पेयर्स का कोई एक्टिविटी नहीं है, दे आर इनएक्टिव। मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी क्या होती है? रिपल्शन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्योर ऑर्बिटल्स में है ये रिपेल कर ही नहीं रहे, इनका नेट रिपल्शन फोर्स इज 0। अब समझिए, एस ऑर्बिटल, प्योर एस ऑर्बिटल्स इज सिमेट्रिक अबाउट द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा उतना नीचे होगा, जितना लेफ्ट उतना ही राइट। जितनी प्रोबेबिलिटी इसकी किसी एक डायरेक्शन में होने की होगी उतनी प्रोबेबिलिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की होगी। नेट फोर्स इज 0। ध्यान दीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं आपके वो थे रैबिट ईयर ऑर्बिटल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बायस्ड थे, एक किसी डायरेक्शन में थे, इसलिए नेट रिपल्शन लगता था। अगर हम बात करें अमोनिया की, यह नाइट्रोजन पे एक हमारे पास में ये स्टीरियो केमिकली एक्टिव ऑर्बिटल में है, तो इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। वहीं पे अगर ये प्योर पी होगा तो जितना फोर्स ऊपर से उतना फोर्स नीचे से, नेट फोर्स इज 0। स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपेल ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो लोन पेयर ने रिपल्शन नहीं किया तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रखो। बट अगेन देयर आर बॉन्ड पेयर्स एंड दीज बॉन्ड पेयर्स आर ऑफ कोर्स अलाइंड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ BP BP रिपल्शन है,
है ना, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने से जो 90 डिग्री पे होना था, ये एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर है, 90 डिग्री पे होना था, स्लाइटली बढ़ जाएंगे। पूरा क्यों नहीं बढ़ गए, देखो पूरा बढ़ जाएंगे तो फिर वो तो पी ऑर्बिटल पूरा खत्म ही हो जाएगा। तो पी ऑर्बिटल उसको 90 डिग्री पर रखना चाह रहा है, और बीपी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा ओपन होता है। सो बॉन्ड एंगल यहां पर 90 से ज्यादा, 90 क्यों था पहली बार, बिकॉज नो हाइब्रिडाइजेशन। 90 से ज्यादा क्यों है, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शंस आर जीरो, लोन पेयर्स आर इन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल्स, ड्यू टू बीपी रिपल्शन द बॉन्ड एंगल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 डिग्री। ध्यान रखिए ये। ओके, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि यहां पर 90 से 93.8 हुआ और यहां पर 90 से 91.8, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करना आसान है। बड़े एटम के बड़े बॉन्ड्स, ये कॉन्सेप्ट भी हम एमओटी वाले वीडियो में देख चुके हैं। बड़े एटम बड़े बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बड़े बॉन्ड में अगर होगा तो बड़ी वॉल्यूम में होगा, बड़ी वॉल्यूम में होगा तो चार्ज डेंसिटी ऑफ दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन लॉन्गर बॉन्ड्स विल बी स्मॉलर। चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉलर बॉन्ड इज हायर। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, किसी और वीडियो में। तो जो बड़े बॉन्ड्स होंगे, बड़े बॉन्ड्स के अंदर चार्ज ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम पर है, ज़्यादा डाइल्यूटेड है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, लेस चार्ज डेंसिटी है, इसलिए रिपल्शन कम करेगा। सो बीपी रिपल्शन डाउन द ग्रुप नीचे आने पर कम होता चले जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 90 के करीब चले जाता है। वो उतना रिपल नहीं कर रहे तो थोड़े से नज़दीक आ जाते हैं, इसलिए नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप जो है आप देखेंगे बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर कि अमोनिया में PH3 में 93.8 है और H2S में 92 है, मतलब बीपी रिपल्शन PH3 में इज ग्रेटर देन H2S। पॉज करके तुरंत बताओ कि क्या कारण होगा। नाउ यू शुड बी एबल टू थिंक कि PH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 90 से इतना ज़्यादा क्यों है और H2S में उतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ जितना PH3 में है। पॉज द वीडियो राइट नाउ, पोस्ट योर थॉट इन दिस कॉमेंट सेक्शन एंड देन प्रोसीड। तो आप देखिए PH3 के अंदर जो है 3 बॉन्ड्स हैं, 3 बीपी रिपल्शन होंगे, ज्यादा बॉन्ड पेयर्स रिपल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए ज्यादा दूर जाते हैं। H2S में सिर्फ 2 बीपी रिपल्शन है, 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर तो रिपल कर ही नहीं रहा, इसलिए बॉन्ड एंगल उतना ओपन नहीं होता जितना कि PH3 में होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो मैंने यहाँ बॉन्ड एंगल्स बना रखे हैं, H2O में 105.1, H3O प्लस के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन वाला बॉन्ड एंगल ही है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज रिपल्शन हो रहा है इन HH के बीच में, इसलिए ये बॉन्ड एंगल 113.6 है, अगर आप देख पा रहे हो इस बॉन्ड एंगल को। खैर, अभी ड्रैगो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग बात है, H2S इज 92.4, पर हमारा यहाँ SH3 प्लस H3S प्लस H2S पे एक H प्लस आ गया, उसका बॉन्ड एंगल आप देखेंगे तो ये 121.9 हो गया और ये 94.7 है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये ऑलमोस्ट हमारे ड्रैगो वाले ही रहे, मतलब प्योर पी ऑर्बिटल जैसे ही रहे, और यहाँ पर हमारा ये जो लोन पेयर है एक्स्ट्रा वो 121.9 है। ये तो कुछ हाइब्रिडाइजेशन जैसा हो गया। या फिर अगर हम इधर बात करें PH4 प्लस के अंदर, यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल 109.5, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर ड्रैगो साहब का रूल हम देखें शब्द कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना चाहिए, यहाँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगेन इसका आंसर बहुत सिंपल है, PH4 प्लस है तो PH4 प्लस में या H3S प्लस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है। रीजन वही वाला है जिस वजह से sp3d2 में इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन थी, और वो रीजन क्या था, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगी, तो एनर्जी गैप कम हो जाएगी। सो PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है पर PH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन है। और इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें आप NCERT की जो बेसिक डेफिनेशन है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर है तो आप ये सारी बातें ड्रैगोज रूल का नाम लिए बिना भी समझा सकते थे, या अगर आप ड्रैगो रूल भी बोल रहे हैं तो ड्रैगो रूल का आप इसको एक्सेप्शन बोल दोगे, फिर PH4 प्लस हो गया तो एक्सेप्शन टू ड्रैगो रूल हो गया, ड्रैगो खुद ही एक्सेप्शन, उसका भी एक्सेप्शन। अगर हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स अपने फाइन ट्यून कर ले तो हमको नए नए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वंस अगेन PH3 के अंदर नो हाइब्रिडाइजेशन, PH3 में नो हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हमारे PH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आने से श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। सो PH3 के अंदर हम फिर से आते हैं, H2S में फिर से आते हैं। ये जो हमारे पास प्योर ऑर्बिटल का स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव होने का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं कि अमोनिया के अंदर ये लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, इसलिए अमोनिया एक बहुत अच्छा लुईस बेस है, पर PH3 के अंदर ये इनएक्टिव ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर जो है प्योर ऑर्बिटल में है, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता रिएक्शन में, इसलिए ये बहुत ही पुअर बेस है। PH3 इज नॉट इवन अ लुईस बेस, बहुत ज़्यादा फर्क है। ड्रैगोज रूल बोल दीजिए या हाइब्रिडाइजेशन के डीपर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है।
ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आप लोगों ने सीखा होगा हाइब्रिडाइजेशन को कि एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन क्या है और एनसीईआरटी के अंदर जो बातें दी जाती हैं उनको किस लेवल तक हमको जाके समझना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।